गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय। तो आज हम लोग को जो स्टेंजा पढ़ना है वह यह है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। सो पुनः एक बार हम देखेंगे संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग में इसमें प्रेम की उत्कटता को परिलक्षित किया गया है। व्याख्या हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनते हैं इसके विषय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहले व्याख्या देखते हैं। मैं निज रोदन, मैं माने कवि अपने विषय में बताते हैं, निज माने अपने, कवि निज माने अपने स्वतः के जो निजी उनका अनुभव है, उस निजी अनुभव के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं, मैं निज रोदन में, मेरे रुदन में भी, मेरे जो जीवन के निजी अनुभव है उसमें जो रुलाई है, रुदन है, उस रोने में भी क्या है, राग लिए फिरता हूँ। एक राग है, एक प्रेम है, प्रेम की उत्कटता है, प्रेम की तीव्र लालसा देखने को मिलती है। यद्यपि मेरे अनुभव, मेरे जीवन में कई असफलताएं हैं, मेरे जीवन में कई कमियां हैं, अभाव है, उसमें जिस कारण भी मेरे जीवन में रुदन हो, वह उसमें प्रेम की जो छवि है वो स्पष्ट परिलक्षित होती है। प्रेम की उत्कटता जो है वो स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य होती है, दिखाई देती है। प्रेम में मतलब उनके जीवन में प्रेम से पूरित है, प्रेम का कहीं भी उनके जीवन में अभाव देखने को नहीं मिलता। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यद्यप मेरी कविता मधुर है, मेरी वाणी शीतल है, मधुर है, मिठास से परिपूर्ण है, लेकिन मिठास के साथ साथ उसमें ओज का भी गुण विद्यमान है, उसमें जोश की भावना है, उसमें प्रेम में एक उष्मा है, प्रेम की एक गर्माहट है, जिंदादिली जो है वह बरकरार है। यद्यपि विरोधाभास, यद्यपि मेरी वाणी मधुर है, यद्यपि मेरी मिठास है, शीतलता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो उष्मा है, उसमें एक गर्माहट, एक जिंदादिली, एक तरोताज़ापन जो है वह विद्यमान है। हो जिस पर भूपो, भूप मतलब होता है राजा, महीप, राजा महाराजा, किंग, हो जिस पर भूपों के प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है राजमहल। कोई आपको फ्री में राजमहल दे दे, राजा का राजमहल दे दे। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, न्योछावर करना मतलब त्याग देना, दे देना, किसी को समर्पित कर देना। कवि कहते हैं मेरे पास तो वो चीज़ है जिस पर मैं राजा का राजमहल तक वारने को तैयार हूँ। मेरा जो प्रेम है उस प्रेम पर मैं राजा के राजमहल, राजा की संपूर्ण सत्ता को वारने, उस प्रेम पर पूरी सत्ता को वारने को मैं तैयार हूँ। क्या है कवि के पास? मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर मतलब होता है कि टूटी फूटी पुरानी इमारत। खंडहर का अभिप्राय होता है कि टूटी फूटी पुरानी इमारत। कवि कहते हैं कि मेरा जो प्रेम है वह प्रेम पूर्ण न होने के कारण, कहीं ना कहीं वियोग होने के कारण वह खंडहर सा प्रतीत होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वह खंडहर सा बन पड़ा है, लेकिन भले वह खंडहर सा, देखने में लोगों को खंडहर सा लगता हो, लेकिन अभी भी उसमें आकर्षण विद्यमान है, अभी भी उसमें एक जो है लगाव, एक चाह विद्यमान है। सो कवि अपने जीवन की असफलता, कवि अपने जीवन की प्रेम में वियोग की अवस्था को लेकर के वह पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कि भले ही मेरा प्रेम लोगों को, मेरा जो प्रेम है,
मेरा जो यह वियोग के कारण मेरी यह जो दशा है, यद्यपि दुनिया को खंडहर जैसी प्रतीत हो रही हो, लेकिन इस खंडहर पर मुझे फिर भी इस खंडहर में जो एक आकर्षण विद्यमान है, और इस आकर्षण में इस खंडहर पर मैं राजा के राजमहल तक न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मुझे कतई परहेज नहीं। अगर मुझे राजा का राजमहल दिया जाए और एक तरफ मेरे प्रेम से पूरित एक खंडहर है, तो मैं अपने इस प्रेम से पूरित खंडहर को स्वीकार करूँगा। मुझे राजा का राजमहल नहीं चाहिए। सो कवि ने अपनी प्रेम की उत्कटता को, प्रेम की तीव्र लालसा को अपने मुखर शब्दों में स्वीकार किया। कवि अपनी प्रेयसी के प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, मुखर रूप से, स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में प्रेम है, और उस प्रेम के लिए मुझे राजा की सत्ता भी अगर वारनी पड़े, न्यौछावर करनी पड़े, तो मुझे कोई मलाल, कोई अफसोस नहीं है। सो एक बार पुनः देखेंगे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मुझे मेरा प्रिय पास ना होने के कारण, असफल वियोग होने के कारण, जो भी वजह हो, मेरे जो निजी अनुभव है जिसमें रुलाई है, रुदन है, रुदन में भी एक तरह का प्रेम छलकता है। रोने पर भी उस रुदन में भी प्रेम का एहसास दिखाई देता है, प्रेम की उत्कटता स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य होती है। वाणी मेरी शीतल है, लेकिन विरोधाभास अलंकार है। यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, मधुर है, माधुर्य से युक्त है, माधुर्य गुण से युक्त है, लेकिन फिर भी उसमें जो है एक तरह की ऊष्मा है, आग। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आग मतलब एक जिंदा दिली, ऊर्जा, ऊष्मा। सो कहते मेरी वाणी यद्यपि शीतल है, ऐसा नहीं कि मेरी वाणी शीतल है तो ये मान लेना कि तो बुझे से कवि है, इनमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है, किसी प्रकार की शक्ति नहीं है कि किसी का युग परिवर्तन कर सके, ऐसा नहीं है। यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, लेकिन शीतलता के साथ साथ मेरे अंदर ऊष्मा विद्यमान है, मेरे अंदर जिंदादिली विद्यमान है। जिस पर राजाओं के प्रासाद, राजमहल तक न्यौछावर हो सके, वैसा मेरा ये प्यार, मेरा जो प्रेम है वह बना हुआ है। उसमें लोग, यद्यपि लोगों के अनुसार लोग उसे खंडहर सा मानते हैं, यद्यपि समाज के लिए वह खंडहर हो, लेकिन वह प्रेम, उसमें प्रेम का जो आकर्षण विद्यमान है वो मेरे लिए सब कुछ है, और मैं उस पर राजा का राजमहल न्यौछावर करने में भी मुझे कोई परहेज नहीं है। सो आइए अब हम इस पर आधारित, इस संज्ञा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सो आइए देखिए पहला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता, इसका मतलब क्या होगा। सो कवि के स्वर में रुदन है, मतलब कवि के शब्दों से पता चलता है कि कहीं ना कहीं वियोग है, कोई दुख है जिसकी वजह से कवि दुखी है। सो कवि के स्वर में, आवाज़ में, स्वर माने आवाज़ जो निकल रही है, कहीं ना कहीं उसमें रुदन है, निराशा का भाव है, परंतु यह रुदन क्या है, प्रेम की सच्ची भावना है, दिखावा नहीं है, झूठापन नहीं है, इसमें खोखलापन नहीं है, इसमें प्रेम है, और प्रेम के कारण प्रेम की सच्ची भावना की अभिव्यक्ति है। सो आशय यह है कि उसके हृदय में वियोग की वेदना है। किसके? कवि के हृदय में वियोग की वेदना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। सो यही कारण है कवि की वाणी में निराशा झलक रही है, कवि की आवाज़ में रुलाई या रुदन जैसी भावना, रुदन जैसा एहसास द्रष्टव्य हो रहा है। अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या विरोधाभास है। विरोधाभास अलंकार, यद्यपि कवि का स्वर विरह वेदना के कारण कोमल, मधुर, शीतल है, यद्यपि कवि का हृदय जो है वह प्रेम वियोगावस्था के कारण कहीं न वियोग श्रृंगार है। सो श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। सो कवि विरह वेदना के कारण, कहीं ना कहीं कवि के जीवन में विरह है, इसकी वेदना के कारण जो है उसकी आवाज़ मधुर हो चली है, कोमल बन चली है और शीतल सुनाई दे रही है, किंतु उसमें प्रिय को न पाने की आग भी उतनी ही प्रबल है।
ऐसा नहीं कि कवि पूरी तरह से निराश और हताश हो चुका है, उसमें अभी भी ऊष्मा है, अभी भी उसको चाह है कि उसको के प्रेयसी की उसकी जो प्रेम, उसका जो प्रेम है वह उसको पुनः मिल सके। सो उसको प्राप्त करने की तीव्र लालसा अभी भी विद्यमान है। शीतलता और आग का यह संयोग अद्भुत है। वाणी शीतल है और उसमें आग अभी भी विद्यमान है। अगला है, कवि ने खंडहर का भाग किसे कहा है? प्रेम का महल टूट जाने से उसका खंडहर अवशेष रह गया है। कवि ने जो प्रेम का महल बनाया था, अपनी प्रेयसी के साथ मिल करके जो कल्पना का, जो प्रेम का जो महल बनाया था, वो महल अब टूट चुका है, तो मात्र खंडहर शेष है, अवशेष रह गया है। आशय यह है कि कवि का जो प्रेम था वो किसी कारणवश वह असफल न हो सका, इसलिए कवि के हृदय में कवि की, उसकी जो प्रेयसी है, उसकी प्रेयसी की जो यादें हैं वही खाली शेष रह गई हैं, और कवि उन्हीं यादों पर राजा के राजमहल तक को वारने को तैयार है। अपने वियोग में पूरी तरह से कवि डूबा हुआ है। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े राजा किस पर न्योछावर होते हैं? बड़े बड़े राजा भी प्रेम पर न्योछावर हो जाते हैं। प्रेम में वह शक्ति होती है, प्रेम में वह ताकत होती है। जैसे प्रेम का ही फल है कि रामचंद्र जी जाके सबरी के जूठे बेर खा लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण सुदामा के लिए नंगे पैर दौड़ के आते हैं। तो प्रेम में बहुत ताकत होती है। प्रेम होता है कि भगवान को अपने भक्त के पास आने के लिए मजबूर कर देता है, तो प्रेम की शक्ति को पहचानना ज़रूरी है। तो कहते हैं कि प्रेम तो ऐसी चीज़ है कि जिस पर सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ, धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब कुछ वार दिया जाता है। सो बड़े बड़े राजा के राजमहल भी उस पर न्योछावर कर दिए जाते हैं। राजा लोग राजगद्दी तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कवि की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। कवि की अनुभूतियाँ क्या है, कवि क्या कह रहे हैं उसको बताइए। सो कवि विरह की पीड़ा से व्यथित है। व्यथित माने दुखी। कवि के जीवन में जो असफलताएं हैं, प्रेम उसका पूर्ण नहीं हो पाया, जो भी कारण रहा हो, सो वह विरह की वेदना से पूरी तरह से व्यथित है, दुखी है, और उसके हृदय में उस प्रेयसी का जो प्रेम है वह प्रेम विद्यमान है। इसके कारण वह कहीं ना कहीं जो है रो रहा है, दुखी है, और उसके हृदय में यादें, मात्र यादें, खंडहर स्वरूप जो उसकी यादें हैं वही यादें शेष बची हुई हैं, और उन्हीं यादों को वो याद करके मधुर गीतों के माध्यम से वह अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है, कविता का सृजन करता है, और प्रेम में खो करके अपनी वेदना को अभिव्यक्त करता है। यह इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब आप इसमें इस पर आधारित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य क्या तैयार करेंगे, तो भाव सौंदर्य में लिख लेंगे। इसमें कवि ने अपनी हृदय की मधुरता को, अपनी वियोग की अवस्था को बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। अपने निजी जो प्रेम है, निजी प्रेम को खुले शब्दों में उसने मुखर रूप से उसको अभिव्यक्त किया है, स्वीकार किया है। विरोधाभास अलंकार है। रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, खंडहर पर प्रसाद न्योछावर, ये तीनों जो प्रसंग दिए गए हैं, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, खंडहर पर प्रसाद न्योछावर करना, ये सब विरोधाभास अलंकार है। प्रेम की निराशा, आग, खंडहर, ये सब की अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस का प्रयोग इसमें किया गया है। इस भाषा सरल, सहज, अवरोधजनक नहीं है, भाषा सरल और सहज है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस प्रकार आप इस पद को पढ़िए और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनको आप अपने शब्दों में तैयार करिए, और इसकी व्याख्या आप अपने शब्दों में तैयार करिए। भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य आप तैयार करिए। एग्जाम में भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य भी पूछा जाता है, और पद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार करिए। धन्यवाद।